जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको अनुसूचियाँ पढ़ा चुका हूँ और क्या नाम है अनुच्छेद पढ़ा चुका हूँ इम्पोर्टेंस, और भारतीय संविधान के भाग पढ़ा चुका हूँ, नीति निर्देशक तत्व पढ़ा चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। इनसे यूपीएससी वगैरह में और एसएससी एचए वगैरह में, सीडीएस वगैरह में, पीसीएस वगैरह में, एसआई वगैरह में सब जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आइए आपका समय ना बात करते हुए आज आरंभ गुरु में मैं आपको मौलिक अधिकार का पाठ शुरू करता हूँ। चलिए देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार है ये वर्णित कहाँ है? ये है भाग 3 में। भाग 3 में, भाग 3 में ये वर्णित है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो लिया गया है यूएसए से। यूएसए से कितने से कितने तक है दोस्तों? तो ये है 12 से 35 तक। अब दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक लिखा रहता है, लेकिन स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से? 14 से, 14 से स्टार्ट होता है। तो 12-13 कहाँ चले गए? राज्य की परिभाषा दी है आर्टिकल नंबर 1 to 4 में। जैसा कि हम लोग आप पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं आरंभ ग्रुप पे कि राज्य की परिभाषा दी गई है 1 to 4 में। 5 to 11 में नागरिकता दी गई है। तो 12 से 35 हम मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, लेकिन मौलिक अधिकार है कहाँ आपका? मौलिक अधिकार है 12 से 35 में, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 14 से करते हैं। तो कंफ्यूजन होता है ना, तो आइए मैं उस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा कि 12 में क्या है 13 में क्या है, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स आपको पढ़ाएंगे लेकिन 12-13 के बारे में उनको खुद नहीं पता होता, तो वो क्या बताएंगे आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ था, जब वर्तमान जो हम लोग का मूल संविधान था, जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ था तब हम लोग के पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में हम लोग के पास कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। जो 6 मौलिक अधिकार है, और 7वां जो मौलिक अधिकार था, जो 7वां था मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन करके 300A में शामिल कर दिया गया भाग 12 में। भाग 12 में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 3 में है। कहाँ से लिया गया? यूएसए में। कितने से कितने तक? 12 से 35 तक में। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था वो कब खत्म किया गया? 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में। कब दोस्तों? 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग के पास वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? आइए हम इनके बारे में भी जान लेते हैं कि वर्तमान समय में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। देखिए पहला जो है हम लोग का है, पहला है समता या समानता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए हम लोग जो आरंभ गुरु की टीम है पूरी मेहनत से पढ़ा रही है, आप भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत करें, और हम लोग इस बार एग्जाम जरूर निकालेंगे। यूपीएससी और यूपीपीसीएस थोड़े क्या नाम है हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, इसलिए उनके लिए गहन नॉलेज यानी कि डीप नॉलेज आवश्यकता होती है। अगर हम डीप नॉलेज करेंगे, गहन नॉलेज करेंगे, तो हम जरूर एग्जाम को क्रैक करेंगे। और ये जो समता या समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 to 14 से 18 तक में है, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक में है। फिर क्या है? दूसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको वही क्या नाम है, क्या है दूसरा? स्वतंत्रता का अधिकार के बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध
विरुद्ध अधिकार। ये देखिए कितने से कितने तक में वर्णित है। अब 22 है तो 23 से 24 में है। ये क्या है, 23 से 24 में इसका वर्णित है। ठीक। चौथा जो हम लोग का मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप याद रखते हुए चलिएगा कि किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म को ना मानना, धर्म, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी बोल सकते हैं। क्या है, धर्म की स्वतंत्र, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक शिक्षा संबंधित अधिकार हम लोग का क्या है दोस्तों, 5वां है, धार्मिक शिक्षा संबंधित अधिकार। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एग्जाम देते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो क्या होगा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। क्या कह लेंगे इसको हम पहले नोट कर देते हैं। 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। 5वां जो हम लोग का है मौलिक अधिकार वो है क्या है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। क्या है दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अभी ये कितने है, ये है आपका 29 से 30 तक। जो आर्टिकल नंबर 32 है ना दोस्तों, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना संविधान की आत्मा कहा है। ये जो है छठा, उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार ये किसमें है, आर्टिकल नंबर 32 में है। इसके बारे में हम लोग डीप नॉलेज करेंगे। इसके बारे में एक एक चीज अच्छे से जानते हुए, किसी भी डाक्टर समझते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यही हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक अधिकार से 100% क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी एग्जाम चेक कर लो, मौलिक अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। तो आपने, आशा करता है ये 6 मौलिक अधिकार आपने नोट कर लिया होगा। आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जो आर्टिकल नंबर 12 है, अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 12 ये क्या देता है कि ये राज्य की परिभाषा बताता है। जैसे कि राज्य की परिभाषा बताता है, परिभाषा। अब ये राज्य की परिभाषा से आप सोच रहे होंगे राज्य से क्या परिभाषा बताता है। ये आर्टिकल नंबर जो है 12 ये क्या करता है, राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाता है। क्या करता है, राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाता है। जैसे कि मान लीजिए राज्य हमारे साथ कोई मनमानी ना करे, ठीक, राज्य हमारे साथ कोई मनमानी ना कर सके, हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीन ना सके, हमें हमारे मौलिक अधिकार प्रदान ना कर सके, तो उन सभी चीजों पे पाबंदी कौन लगाता है, ये आर्टिकल लगाता है। इसमें क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अगर मान लीजिए कोई भी योजना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक, कोई भी योजना शुरू करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई अलग योजना शुरू करती है, राज्य सरकार अलग योजना कुछ शुरू करती है। तो मान लीजिए 95% जो पैसा है केंद्र सरकार ने दिया है, ठीक, 95% जो पैसा है वो किसने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है। और 5% जो पैसा है किसने दिया है, राज्य सरकार ने दिया है। सेंट्रल 95% दिया कुछ पैसा, और स्टेट ने दिया 5%, और स्टेट 5%। लेकिन इस पे हक किसका कहलाएगा, राज्य सरकार का ही कहलाएगा।
केंद्र ने दिया 75% योगदान किसी योजना को शुरू करने के लिए, और सेंट्रल स्टेट ने दिया 5%, लेकिन इसकी किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के ही अंतर्गत आएगा। ये राज्य की शक्तियों पे पाबंदियां लगाता है। आर्टिकल नंबर 12 जो है क्या करता है? राज्य की शक्तियों पे पाबंदियां लगाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अब हमें मौलिक अधिकार मिले हैं तो उसको कुछ अपवाद भी होंगे। अब मान लीजिए हमें मौलिक अधिकार मिल गया, हम जाके सड़क पे बीच रास्ते में सो के डीजे बजाने लगे तो क्या सरकार हमें छोड़ेगी? अरे भाई, हमें मौलिक अधिकार मिल गए, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम बीच सड़क पे नाच सकते हैं, बीच सड़क पे सो सकते हैं, बीच सड़क पे डीजे बजा के तेज करके नाच सकते हैं, तो ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? 12 के अनुसार कि राज्य की परिभाषा दी है आर्टिकल नंबर 12 में। तो राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाने का काम करता है कौन? मौलिक अधिकार। हम लोग को जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, बेसिकली हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने इस मौलिक अधिकार को प्राप्त किया है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे मौलिक अधिकार का होना आवश्यक है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, आपको करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो आपको देश बना के करेंगे क्या? इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं 13 में। देखिए 13 में अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है मौलिक अधिकार के संबंध में क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार के संबंध में वो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। पहले क्या कहा लिखा गया था? बहुत पहले की बात है, ये गोलकनाथ मामले 1960 की बात है कि राज्य क्या करेगा? मौलिक अधिकार के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकता है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1971 में आई तो उन्होंने एक कानून पास किया कि आर्टिकल नंबर 13 में भी 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज हो गया था, जब क्या नाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस हुआ था 1973 में। 13 जजों की बेंच बैठी थी। अभी तक के इतिहास में 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। देखिए गोलकनाथ मामले में कहा गया कि आर्टिकल नंबर 13 के तहत राज्य या फिर हम बोल सकते हैं सरकार मौलिक अधिकार के संबंध में कानून नहीं बना सकती। पहले कहा गया था कब? 1960 में, 1960 में गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि राज्य जो है मौलिक अधिकार के संबंध में कानून नहीं बना सकती है। मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य कानून नहीं बना सकती है। लेकिन जैसे ही 1973 आया, 1973 श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल, केरल बना, केरल वर्सेस कौन? केरल वर्सेस, अरे भाई अभी जिनका मैंने नाम लिया, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। इसमें क्या कहा गया था? इस केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी। उन्होंने फैसला लिया कि राज्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। जो मूल ढांचा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब अगर राज्य चाहे कि एक पूरा मौलिक अधिकार ही खत्म कर दे तो वो सरकार कर ही नहीं सकती है। अगर राज्य चाहे कि हमसे हमारे मौलिक अधिकार पूरी तरह से बदल दिए जाए, जैसे मान लीजिए हमें बोलने की स्वतंत्रता है, वो उसमें पाबंदियां लगा दी कि आप बोल ही नहीं सकते, तो ऐसा राज्य सरकार नहीं कर सकती है। और इस अगर क्या नाम है, हम लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, जो संविधान है हम लोग का, भारतीय संविधान है, वो सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो संसद में बैठे जो हमारे आला अधिकारी लोग होते हैं, MP MLA होते हैं, वो संशोधन करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं, हम लोग को कैसे पता होगा? तो हम लोग की सुरक्षा के लिए कौन है कि उसको चेक करेगा, कि उसको चेक करने के बाद संसद के पास वो बिल वापस भेजेगा। ये हक केवल किसके पास है? न्यायिक पुनर्विलोकन में। ये हक केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप लोग याद रखिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको भी बताया था कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, और क्या नाम है, और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1 to 4 में, हाई कोर्ट है आपका
जब हम लोग के 32 का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर हम लोग के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। लेकिन कुछ मामलों में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तियां प्रदान है। सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग का केवल मौलिक अधिकार के संबंध में ही कानून की व्याख्या कर सकता है, लेकिन राज्य सरकारें सभी मामले के संबंध में वो फैसला सुना सकती है। जो राज्य का हाई कोर्ट होता है उसके पास इससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा सत्य है। मौलिक अधिकार के संबंध में अगर हमें कुछ संबंधित हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने गए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो एक्शन लेगा। अगर मान लीजिए और कोई मामले हैं तो वो हमारे स्टेट सरकार के अंतर्गत आएगा, यानी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा। तो इसको आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट है ना 12 और 13, ये लोगों को कई बार कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं अभी 14 पे आया ही नहीं। इसलिए आप इसको समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना आप समझेंगे उतना आपके काम आएगा। तो 12 के तहत क्या कहा कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम कौन करता है? कौन करता है? मौलिक अधिकार करता है। और क्या नाम है, आर्टिकल नंबर 13 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकार के संबंध में सरकार कानून नहीं बना सकती। पहले ऐसा था कि मौलिक अधिकार के संबंध में 1960 में था कि मौलिक अधिकार के संबंध में सरकार कानून नहीं बना सकती, लेकिन इस समय मौलिक अधिकार के संबंध में सरकार कानून बना सकती है, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। आप इसको याद रखिएगा, इसको समझते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बार बार। तब ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो हम लोग का खेल है कब सामने आया? बेसिक स्ट्रक्चर का मसला है, किसने बताया? ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने बताया। कब? केशवानंद भारती केस के बाद। जब केशवानंद भारती साहब केस हार गए, उनको अपनी भूमि देनी पड़ गई केरल सरकार को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है वो। आप इसको समझते हुए और नोट करते हुए चलिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट ये हो जाता है कंफ्यूजन तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक, जो जहाँ से हम लोग को पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं 14 से, अनुच्छेद नंबर 14 से। विधि के समान समता या समानता। विधि के समान समता है समानता। विधि के समान समता है समानता। विधि के समान समता या समानता। अब देखिए, विधि के समान समता या समानता की बात की गई है, तो ये विधि क्या है? अब ये कंफ्यूजन होगा कि विधि क्या है। अब जैसे मान लीजिए समाज में विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। सरकार हम अगर मान लीजिए एक समाज है, ठीक, एक समाज है, एक समाज में SC ST भी रहते हैं, जनरल भी रहते हैं, OBC भी रहते हैं, ट्राइबल पीपल यानी कि जनजाति लोग भी रहते हैं, जनजाति लोग भी रहते हैं। तो इनके बीच काफी अंतर होता है, इनके बीच काफी अंतर होता है। और इनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक, इनके पास भी थोड़ा कम पैसा होता है, इनके पास भी इससे भी कम होता है। जनजातियों का पूरा जीवन जो रहता है अलग ही तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो सरकार क्या करती है? सबको समानता देने की कोशिश करती है, सबको एक बराबर लेके आती है। इसीलिए क्या नाम है, आपने सुना होगा ना कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में आपने सुना होगा 33% आरक्षण है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। महिलाओं 33% आरक्षण है किसके लिए? महिलाओं के लिए। किसमें? ग्राम पंचायत में। अब देखिए, समाज में कई वर्ग के लोग रहते हैं, सबके बीच समानता तो है नहीं। अब सबके बीच तो समानता है नहीं, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है। तो सरकार क्या करती है? सरकार सबको बराबर का हक देने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए जनजातियों को कुछ अलग से रिजर्वेशन दे देती है, जो OBC है उनको कुछ अलग से रिजर्वेशन दे सकती है। और क्या नाम है, जनरल कैटेगरी को अब मान लीजिए हम जनरल अगर मान लीजिए 33% आरक्षण महिलाओं को दिए हैं, ठीक, महिलाओं के लिए विकास कर रहे हैं, महिलाओं को हम क्या कर रहे हैं? अच्छे से सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो
अरे भाई मेल बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लड़का बोलेगा कि नहीं अरे ये तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण की आप बात किए हैं, इसमें विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, समता, विधि के समान समता और विधि की समान संरक्षण की बात की है और आप हमें धोखा दे रहे हैं। तो सरकार क्या बोलेगी, हम तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन जो गरीब वक्ते के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके बीच समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो सरकार चाहे तो क्या नाम है कुछ भी कर सकती है। अगर माने हम लोग तो ये मौलिक अधिकार का एक तरह से हनन नहीं हो रहा है, लेकिन जो महिलाओं को जो सुविधा दी जा रही है, उनको महिलाओं को पुरुषों को एक बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। गरीब वर्ग के लोगों को और अमीर वर्ग के लोगों को दोनों को बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए क्या कहा गया है कि विधि की समान समता, विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है। और इसमें आपसे पूछता क्या है कि आर्टिकल नंबर 14 में कि इसके अपवाद क्या क्या हो सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, कैमरा देख लो। देखिए इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां होती है ना, वो इसमें अपवाद होती है। अपवाद के रूप में आपसे पूछ सकता है 14 में कि आर्टिकल नंबर 14 में अपवाद के रूप में क्या है। तो आप आर्टिकल नंबर 14 में बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति व राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां जो होती हैं, वो इसके अपवाद है। दूसरा हो सकता है कि क्या राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो न्यायालय में अपने कार्यकाल के समय उनको नहीं घसीटा जाएगा, उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। उनके कार्यकाल के दौरान जिस समय वो कार्य कर रहे होंगे उस समय उनको न्यायालय में बुलाया नहीं जाएगा। और राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे है तब तक उसके विरुद्ध न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं ले सकता। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे है तब या राज्यपाल उसके विरुद्ध जो राज्य है कोई भी निर्देश या फिर सरकार जो है कोई भी उसके विरुद्ध कानून पारित करके उसके पाबंद नहीं कर सकती है। थोड़ी तबीयत भी खराब है दोस्तों, तो पानी पीते रहता हूँ ताकि आप लोग को पढ़ा सकूं। जैसे राष्ट्रपति जो है और राज्यपाल जो है उसके कार्यकाल के समय उसके खिलाफ दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये सभी चीजें आपका 14 में लिखी हुई है। और 14 में लिखा क्या हुआ है, बेसिकली नॉर्मल पीसीएस वाले अगर पूछना होगा तो आपसे क्या पूछेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 में लिखा क्या हुआ है। आपको मैंने जितनी डीप गहन नॉलेज दी है वो इस आपसे नहीं पूछेंगे। अगर पीसीएस वाले पूछना होगा तो डायरेक्ट पूछेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, विधि के समान संरक्षण, ठीक, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता या संरक्षण, ठीक, विधि के समान समता या समानता या विधि के समान समता या समान संरक्षण की बात की गई है। ठीक, क्या बोलेंगे आप कि विधि के समान समता या समानता की बात की गई है। विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है। विधि के समान समता, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए समता, और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल नंबर 14 में। इसके अपवाद क्या क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं इसके अपवाद हो जाएंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके कार्यकाल के समय कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसके खिलाफ कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध जब तक वो कार्य कर रहा होगा। अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया भी जाएगा ना तो इनको 2 माह पहले इनको सूचना दी जाएगी कि आपको जैसे ये नहीं होता है कि पहले कोई आने वाला होता है आपके घर, उससे पहले 2 महीने पहले फोन कर देता है कि हम इस तारीख को आ रहे हैं। वही हाल इनका भी है कि क्या होगा कि जब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जो मुकदमा चलाया जाएगा तब उनको 2 महीने पहले सूचना दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ ये चीज का मुकदमा चलाया जाने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। ये हाल रहेगा। ये सब चीजें आर्टिकल नंबर 14 के अपवाद है। और ये आपको समझ में आया कि समाज में छोटे वर्ग के लोग हैं और उच्च निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और एकदम लोअर कैटेगरी के लोग हैं। उनको उनके बीच समानता स्थापित करने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार सबको कुछ अलग से स्पेशल सुविधाएं देगी। स्पेशल सुविधाएं से मतलब आप समझ रहे होंगे, स्पेशल सुविधा मतलब कि अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए आरक्षण वगैरह जो आप सुने होंगे,
जो उनको अलग से फैसिलिटी दी जाती है वो सब किस में ले जाएंगे, सरकार इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 14 के तहत सभी वर्गों के लोगों को एक साथ एक बराबर लाने की कोशिश करती है, जो उनके बीच अंतर रहता है उसको कम करने की कोशिश करती है आर्टिकल नंबर 14 के तहत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, क्योंकि ये हम लोग डीप नॉलेज गेन करते हुए चल रहे हैं। मैं चाहता तो केवल आर्टिकल बता के आपको आगे निकल सकता था, लेकिन मैं इसको डीप नॉलेज लेके आपको ये आगे बढ़ना हूं। देखिए आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जन्म, मूल वंश, लिंग के आधार पे क्या करेगा, जन्म, लिंग, मूल वंश के आधार पे 5 चीजें आप याद रखिएगा, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जन्म, मूल वंश, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या 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 याद रखेंगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पे राज्य सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। अब इसे इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको 5 चीजें बता दी, क्या क्या, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पे सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, राज्य सरकार, बेसिकली राज्य सरकार। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी भी धर्म का हूँ, ठीक, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक, मुस्लिम हूँ। अब मैं किसी हिंदू होटल में खाना खाने जाता हूँ, तो क्या राज्य सरकार हमें अनुमति देती है कि केवल हिंदू के होटल में हिंदू ही खाना खाएगा, मुस्लिम के होटल में मुस्लिम ही खाना खाएगा? क्या ऐसा किसी संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। कितने में वर्णित है? 1 to 4 में। आप कहाँ जाएंगे? आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगी और इनको सजा देगी। अब मूल वंश, अब चाहे हम किसी भी वंश के हो, अरे भाई हम किसी भी वंश के हो, हमें सरकार किसी भी वंश के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी कि आप इस वंश के हैं तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, आप उस वंश के हैं तो आप भेदभाव किया जाएगा। ये मेरे साथ राज्य सरकार है या राज्य सरकार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे साथ वंश के आधार पे, अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दे सकते हैं, हम ST/SC हैं, ठीक, हम ST/SC हैं और हम किसी जगह खाना खाने जा रहे हैं होटल में, बेसिकली हम पार्क में घूमने जा रहे हैं या फिर हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, तो हम मेरे साथ कोई भी नागरिक कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि भाई देखो मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है, मेरे जन्म के आधार पर, मेरे लिंग के आधार पर, मेरे वंश के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब लिंग से क्या तात्पर्य है? लिंग से तात्पर्य क्या है दोस्तों? लिंग से तात्पर्य है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सिनेमा हॉल देखने केवल लड़के ही जाएंगे, लड़कियां नहीं जा सकती। सिनेमा देखने केवल लड़की ही जाएंगी और लड़के नहीं जा सकते। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके तहत हम लोग का आर्टिकल नंबर 15 के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके तहत हम तुरंत अपील करेंगे और सरकार को जो कोर्ट है, हमारा जो शक्तिपीठ है, हमारा जो न्यायपीठ है, वो हमारी बातों को सुनेगा, हमारी ये सुविधा प्रदान करेगा हमें। इसके फिर तीसरा क्या हुआ? जन्म। चाहे हम कहीं भी भारत में अगर हम जन्म लिए हैं, जन्म के आधार पर नहीं है कि अगर हम इस वंश में जन्म लिए हैं तो हमसे लोग भेदभाव करेंगे। अगर हम ट्राइबल पीपल हैं या ST/SC हैं तो हमें सरकार वो सुविधाएं प्रदान नहीं करेगी जो बाकी सब वंशों को लिए। जो अच्छे वंश में जन्म लेता है सरकार उनको ही अच्छी सुविधा प्रदान करती है, ऐसा नहीं है। सरकार सभी को साथ में लेके चलती है, सभी को शिक्षा देती है, सभी को रोजगार देती है, जितना सरकार से हो पाता है सरकार करती है। लेकिन रोजगार की बात अलग हो जाएगी, लेकिन ये जन्म के आधार पर अगर हमसे कोई भेदभाव करेगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं और सरकार को हमारी बात सुननी ही होगी। क्योंकि ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या बोल सकते हैं कि स्थान, अब हम किसी भी स्थान पे जाएं तो हमें हर स्थान पे जाने की छूट होगी। ऐसा नहीं कि आप खाली यहाँ जा सकते हो, दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। एक जगह जाओगे या दूसरी जगह आप जाने के योग्य नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकती राज्य सरकार।
अब देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं। राज्य सरकार क्या करती है कि महिलाओं को बच्चों को कुछ स्पेशल प्रोविजन देती है, जिसके मान लीजिए महिलाओं को बच्चों को कुछ अलग से सुविधाएं देती है। जैसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं कन्या विद्याधन योजना, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्कूल चले हम, ये सब क्या है, राज्य सरकारें बच्चों को और महिलाओं को कुछ अलग से ये क्या सुविधाएं प्रदान करती है। ये सब क्या है, ये सब इसके आर्टिकल नंबर 15 के अपवाद है। तो आप उसमें उसको ऐड मत कर लीजिएगा कि अरे बच्चों को तो शिक्षा दे रही है, बच्चों को तो कन्या विद्याधन के तहत पैसा सरकार दे रही है राज्य सरकार, लेकिन हमें दे ही नहीं दे। इसलिए आप ये सीधा सीधा ये मान के चलिए राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य क्या, हम लोग क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, और राज्य का भी कोई धर्म नहीं होता। राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, आप किसी भी धर्म के हो। राज्य आपको वही सुविधा प्रदान करेगा जो उस धर्म को कर रहा है। अगर आप हिंदू हैं, आपको जो सुविधा हिंदू को प्रदान हो रही है वही सुविधा मुस्लिम को भी प्रदान हो रही है, जो सरकार के द्वारा लाई जा रही है। अगर जो सरकार के द्वारा जॉब लाई जा रही है, सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही है, वो सभी भी क्या है, वो सभी भी क्या आएंगे, आपके इसके अंतर्गत ही आएंगे, इसके अंतर्गत ही आएंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मल पीसीएस वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछेंगे कि आर्टिकल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 15 में सीधा लिखा है भाई, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेदक पे रोक है। क्या करेगी राज्य में 5 चीजों के आधार पर, ये 5 तो आप रख लीजिएगा, ये जो 5 है ना यही मेन है। एक और दे देगा यूपीएससी में कि इसमें से राज्य किसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, 4 दे देगा, 5वां देगा ही नहीं। अब 5वां नहीं देगा तो आप 5वां में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप 5वें में कंफ्यूज हो जाएंगे, उस कंफ्यूजन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 5 को रट लें। बहुत ईजी है दोस्तों, जन्म, मूल, वंश, लिंग, स्थान क्या, धर्म के आधार पे विभेदक पे रोक, बहुत ईजी है। अब इसमें है क्या, इसके 3 अपवाद है। मैंने पहला अपवाद बताया कि बच्चों को शिक्षाएं देगी सरकार, ठीक है, बच्चों को शिक्षाएं देगी। 1 मिनट में पानी पी के आया। पी लिया। देखिए राज्य सरकारें क्या करती हैं कि क्या नाम है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग शिक्षा का प्रावधान करती हैं, बच्चों के लिए अलग शिक्षा का प्रावधान करती हैं। बच्चों को बेटी जैसे लड़कियां हैं उनको 33% आरक्षण दे दी है ग्राम पंचायत में, और बच्चियां जो हैं उनको बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भी, कन्या विद्याधन के तहत भी कुछ शिक्षाएं दी जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं उनको क्या करती है सरकार, अल्पसंख्यक समुदाय को, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनते हुए चलिएगा, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको पढ़ाने के लिए, और खुद भी मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए। तो राज्य सरकारें जो है जन्म, मूल, वंश, लिंग, स्थान, धर्म के आधार पर विभेदक पे रोक है। इसके तहत ये 5 चीजें मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन की है। इसके अपवाद क्या क्या करते हैं, पहला कि बेटी पढ़ाओ और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ। ये सब चीजें जो सरकार अलग से मुहैया करवाती है हम लोगों के अतिरिक्त। जैसे मान लीजिए हम अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है तो उसकी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होगी, उसकी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होगी। महिलाओं को सरकार अलग से कुछ पैसे प्रदान करेगी उनकी शादी विवाह के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको कुछ अलग से सुविधाएं प्रदान करेगी, और जो हमारे अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग होते हैं उनको फ्री में शिक्षा प्रदान करेगी। तो आइए दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 पे ही आज छोड़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक और कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 भी आज कंप्लीट ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर मैं आपको लॉन्ग ले जाऊँ और आप फिर इस लेक्चर को देख के हमें गाली दें। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे ही आपको आगे लेके जाऊं। देखिए 16 में क्या है, लोक नियोजन, नियोजन में अवसर की समानता। कैमरा जी आजकल बहुत धोखा दे रहे हैं हम लोग के, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी इधर रह के काम भी करना बंद कर देते हैं। तो 1 सेकंड दोस्तों, देखिए आपको मैं थोड़ा सा क्रिमी लेयर के बारे में भी बता दूं कि क्रिमी लेयर क्या होता है। वो ऐसे तबके के लोग जिनकी सैलरी अच्छी होती है, जिनकी इनकम अच्छी होती है,
जिनके घर में उनके खान पान अच्छा होता है उनको सरकार आरक्षण प्रदान नहीं करती है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, अध्यक्ष हो गए आयोग के, कोई संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, ये सभी चीजें क्या आ जाएंगी, ये सभी चीज इनके बाद आ जाएंगे कि वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनको क्या मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, जो आरक्षण बाकी सब कैटेगरी को मिलता है। जैसे ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण आप सुने होंगे कि यूपी में बेसिकली 27% तो होना ही चाहिए, 27% आरक्षण होना ही चाहिए पूरे भारत के हर राज्य में ओबीसी को। अब राज्य सरकारें अगर ज्यादा देती है तो वो उनके ऊपर है, और हम लोग के संविधान के अनुसार कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन 27 इनको ही दे दिए हैं। ठीक, 10% नया लेके आ गए, 10% नया लेके आ गए, 37 हो गया। अब उसमें बचा क्या, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, अब एसटी एससी उनको मिला दिया जाए। एसटी एससी को मिलाने के बाद तो ये कोटा 50% के पास चला गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप से बैठा है, संसद पावर में है, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप से बैठा है, संसद को पता ही नहीं वो क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट सोच में पड़ता है। और आर्टिकल नंबर 368 में लिख दिया गया है, 368 में कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये क्या है, संविधान संशोधन की जो व्यवस्था इंदिरा गांधी लेके आ गई कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब जैसे मान लीजिए सरकार जॉब लेके आती है, यूपीएससी की फॉर्म लेके आई, यूपीएससी का फॉर्म लेके आई, ठीक। अब यूपीएससी का फॉर्म लेके आई तो समाज में कई तरह के लोग हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, प्लस क्या है और भी तरह के लोग हैं, जनरल वर्ग के लोग हैं। तो उन सभी को लोगों को क्या होगा, ये जनरल वर्ग वो भी फॉर्म भरेंगे, ओबीसी वाले भी लोग फॉर्म भरेंगे, एसटी एससी वाले भी लोग फॉर्म भरेंगे, और इन सभी के लिए सरकार ये फॉर्म लेके आई है। ये नहीं, ये जॉब की सरकार सबके लिए लेके आई है, वो केवल इनके लिए लेके नहीं है, केवल जो जनरल है भारत में वही यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है, बाकी कोई नहीं भर सकता। केवल ओबीसी है वही भारत में यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है और कोई नहीं भर सकता है। एसटी एससी जो है भैया बस वही फॉर्म भरेंगे, और क्या नाम है, और कोई यूपीएससी का फॉर्म नहीं बन सकता और कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती, इसीलिए क्या करती है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकार अगर कोई भी सुविधाएं लेके आ रही है, कोई भी जॉब लेके आ रही है, कोई भी वैकेंसी लेके आ रही है, पे हर वर्ग का अधिकार होगा। हाँ, भले सरकार ये कर सकती है कि एसटी एससी को फॉर्म, अगर मान लीजिए जनरल का फॉर्म 1000 में भरा जा रहा है, ओबीसी का 700 में भरेगी और एसटी एससी का 200 में भरेगी, ये सरकार कर सकती है, क्योंकि सबके बीच समानताएं नहीं है। जनरल वर्ग के पास बहुत पैसा है, ओबीसी के पास मध्यम वर्ग है तो उसके पास भी थोड़ा कम पैसा है, एसटी एससी के पास तो बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए सरकार इतना कर सकती है कि उनको थोड़े थोड़े छूट प्रदान कर सकती है, लेकिन जॉब सबको लेके आएगी। थोड़ी थोड़ी एजुकेशन में, थोड़े थोड़े नंबर्स में भी उनको थोड़ी सुविधाएं प्रदान करेगी। अब ये नहीं करेगी कि अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो आपका हम क्या नाम है, आप जनरल हो तो आपको 90 मिलेंगे, ओबीसी हो तो 80 मिलेंगे, और एसटी एससी हो तो 20 ही मिलेंगे। सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो आप इसको समझिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही लेक्चर, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, और इसका सेकंड पार्ट मैं कल लेके आऊंगा। सेकंड पार्ट इसका मैं कल लेके आऊंगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।